नमस्कार मित्रों, मैं विमल त्रिपाठी मिल्की वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम अपनी प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसकी अगली कड़ी में आज हम देखेंगे सौरमंडल के कुछ प्रश्नों को। तो सौरमंडल में बहुत से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, बहुत से प्रश्न हम अपने बनाएंगे। तो इसमें बहुत से प्रश्न रहेंगे, तो इसको पार्ट में खंड खंड करके हम इसको सामने लाएंगे। तो सबसे पहले आपके सामने है सौरमंडल भाग 1 या सोलर सिस्टम पार्ट फर्स्ट। इसके प्रश्नों को हम देखते हैं। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश मंडल, इंग्लिश में कहते हैं इसको फोटोस्फीयर। बी ऑप्शन है वर्णमंडल, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रोमोस्फीयर। सी ऑप्शन है सूर्य किरीट, इंग्लिश में इसको कहते हैं कोरोना। और डी ऑप्शन है सूर्य धब्बा, इंग्लिश में इसको कहते हैं सन स्पॉट। तो जरा इसके बारे में समझते हैं, फिर उत्तर अपने आप आ जाएगा। जैसे सूर्य है, तो सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन के 2 एटम मिलकर हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं, प्लस एनर्जी ऊर्जा यानी ऊर्जा बाहर निकलती है। इस क्रिया को हम कहते हैं जब हाइड्रोजन के 2 एटम मिलकर हाइड्रोजन का हीलियम का एक अणु बनाते हैं, एक एटम बनाते हैं, तो उस क्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। इस क्रिया में क्या होता है, 2 एटम जब जुड़ेंगे तो एक बड़ा नाभिक, हीलियम का नाभिक हाइड्रोजन के नाभिक से बड़ा है, इसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर इससे दुगना होता है। तो साथ में कुछ ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है। यही ऊर्जा सूर्य के धरातल से फोटोन के रूप में चारों तरफ वितरित होती है, चारों तरफ बाहर की ओर प्रसारित होती है। तो सूर्य के इस धरातल को हम कहते हैं, जो लिखा हुआ है आपने, प्रकाश मंडल या इंग्लिश में फोटोस्फीयर। तो जब ये एनर्जी बाहर से फोटोन के रूप में यहाँ से निकलती है इसके धरातल से, तो ये धरातल की जो सतह है वो चमकीली दिखाई देती है, इसलिए इसको कहा जाता है दीप्तिमान सतह। इस पर ये प्रश्न जो पूछा गया है, ये टीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो सतह दिखती है हमें दीप्तिमान या प्रकाशमान सतह दिखाई देती है। तो इसका नाम इसीलिए रखा गया है प्रकाश मंडल या इंग्लिश में फोटोस्फीयर। इसके साथ कुछ और तथ्यों को भी देख लें कि इसका जो वायुमंडल, सूर्य का जो वायुमंडल है चारों तरफ, इस वायुमंडल को कहते हैं वर्णमंडल, हिंदी में, इंग्लिश में क्रोमोस्फीयर। और क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल, और वायुमंडल के बाहरी भाग को कहते हैं सूर्य किरीट या कोरोना। ये 3 टर्म है। फोटोस्फीयर है प्रकाश मंडल, इसकी सूर्य की सतह को, सूर्य के वायुमंडल को क्रोमोस्फीयर, और वायुमंडल की बाहरी भाग को, बाहरी सीमा को कोरोना या सूर्य किरीट कहते हैं। और चौथी चीज जो दिख रही है सूर्य धब्बा, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं सन स्पॉट। ये इसको हम पढ़ेंगे, इसके प्रश्न आएंगे आपको क्लाइमेटोलॉजी में, जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे इंसोलेशन या सूर्य तप, वहां पर इसको डिस्कस किया जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा आपका, प्रकाश मंडल। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने है, सूर्य की सतह का तापमान है लगभग। ए ऑप्शन दिया है 2000 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन दिया है 3000 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन दिया है 4000 डिग्री सेल्सियस, और डी ऑप्शन दिया है 5000 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2001 में पूछा गया था। तो अभी इस पिछले प्रश्न में हम देख रहे थे सूर्य की संरचना हमने देखी थी। सूर्य की जो संरचना है सन, इसका जो केंद्र है, इसका तापमान होता है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। और इसकी जो सतह है
अभी हम देख रहे थे फोटोस्फीयर, इसका तापमान होता है 6000 डिग्री केल्विन। तो इसमें ऑप्शन से मैच करेंगे, डिग्री सेल्सियस में दिए हैं, तो ऑप्शन जो है 5000 डिग्री सेल्सियस इसके लगभग करीब पड़ता है। तो इसमें प्रश्न में भी दिया है कि सूर्य की सतह का तापमान है लगभग, तो 6000 डिग्री के नियर अबाउट ही पड़ता है, तो आपका आंसर सही होगा 5000 डिग्री सेल्सियस। अगर कभी प्रश्न में पूछा जाए कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है, तो फिर आप ये उत्तर लगा सकते हैं 1500 डिग्री सेल्सियस। और सतह का अगर पूछे फोटोस्फीयर का तापमान, तो 6000 डिग्री केल्विन। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय है। ए ऑप्शन है 8 मिनट, बी ऑप्शन 8 मिनट 16 सेकंड, सी ऑप्शन 8 मिनट 24 सेकंड, डी ऑप्शन 1.3 सेकंड। इससे मिलता जुलता कोई प्रश्न, या ये प्रश्न बार बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी में भी इसी तरह का कोई प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। तो ये फैक्चुअल प्रश्न है। तो सूर्य से के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वो है 8 मिनट 16 सेकंड। बी ऑप्शन होगा, ए 8 मिनट, बी 8 मिनट 16 सेकंड, सी 8 मिनट 24 सेकंड और डी 1.3 सेकंड। तो इसका सही उत्तर होगा 8 मिनट 16 सेकंड ये समय है। और जो यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं 1.3 सेकंड, ये चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय है। ये है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय। तो ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा डिस्कस का कोई स्पेस नहीं होता है। तो इसके बाद फिर अगला प्रश्न देखेंगे। तो इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है, ये शब्द लिखा गया औसत दूरी। औसत दूरी है, ये ऑप्शन है 15.2 करोड़ किलोमीटर, यानी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। बी ऑप्शन है 14.96 करोड़ किलोमीटर, यानी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। सी ऑप्शन है 14.70 करोड़ किलोमीटर, यानी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। और डी ऑप्शन है 3,84,000 किलोमीटर। तो पहले इसके से जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट को देख लें, तो उसके बाद प्रश्न का उत्तर भी निकल आएगा और जो ऑप्शन है वो भी निकल आएंगे वो क्या है। तो सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि जो इसमें क्या पूछा है कि पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है उसका एक चक्र देख लें। तो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा इस डायरेक्शन में करती है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल के संदर्भ में एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमण करती है। इसको हम आगे के चैप्टर्स में जो क्वेश्चन आएंगे वहां और डिस्कस करेंगे। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर इस तरह से लगाती है, यानी एक साल में पृथ्वी घूमकर फिर यहाँ से फिर यहीं पर आ जाती है। तो पृथ्वी जो है यहाँ से यहाँ तक आने में 3 महीने, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 महीने यानी 6 महीने, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 3 महीने यानी 9 महीने, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 12 महीने, यानी 12 महीने पृथ्वी सूर्य की एक पूरी परिक्रमा कर लेती है। तो इस क्रम में हम देख रहे हैं, और ये किस पथ पर परिक्रमण करती है? दीर्घवृत्ताकार या इलिप्टिकल पाथ पर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर सर्कुलर पाथ पर परिक्रमण नहीं करती। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर गति करती तो पृथ्वी की सूर्य से दूरी हमेशा बराबर होती है। लेकिन पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा वृत्तीय पथ पर न कर
दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर करती है, यानी इलिप्टिकल पाथ पर करती है। तो इस वजह से दीर्घवृत्त क्या होता है, इसमें दो नाभिक होते हैं, उसको कहते हैं फोकस इंग्लिश में। एक फोकस यहाँ होता है, एक फोकस यहाँ होता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के संदर्भ में सूर्य इस फोकस पर स्थित है। तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी एक बार सूर्य की यहाँ बिल्कुल पास में है, फिर यहाँ से जब पृथ्वी आगे बढ़ना शुरू होती तो पृथ्वी निरंतर दूर होती जाती है सूर्य से। दूर होते 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 यहाँ पर जब पहुंचती है तो पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरस्थ अवस्था में पहुंच जाती है। फिर आगे बढ़ना शुरू करती है तो फिर पृथ्वी पास आते 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 यहाँ तक आ जाती है। तो इन दो विशेष स्थितियों को कहते हैं, पहली स्थिति को कहते हैं उपसौर या पेरिहेलियन, और ये स्थिति बनती है 3 जनवरी को, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे पास में होती है। इस अवस्था को हम कहते हैं उपसौर या पेरिहेलियन। और इस समय पृथ्वी की सूर्य से दूरी होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। जब 6 महीना बाद पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरस्थ अवस्था में पहुंच जाती है, वह स्थिति होती है 4 जुलाई की। इस स्थिति को कहते हैं अपसौर या एफेलियन। इस समय पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरस्थ अवस्था में होती है और पृथ्वी से इसकी दूरी होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर, यानी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। तो पहली स्थिति में 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, दूसरी स्थिति में 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, और बीच की स्थिति में यहाँ पर पृथ्वी सबसे पास है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। जैसे ही आगे बढ़ेगी इसकी दूरी बढ़ती जाएगी, 14 करोड़ 80 लाख, 14 करोड़ 90 लाख, 15 करोड़, ऐसे करते 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 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। फिर घटना शुरू हुई, 15 करोड़ 10 लाख, 15 करोड़, फिर ऐसे करते करते 14 करोड़ 80 लाख, फिर 70 करोड़। तो इसलिए पृथ्वी की सूर्य से दूरी तो हमेशा बदलती रहती है, अलग अलग रहती है, तो एक दूरी तो है ही नहीं उसकी। तो इसलिए प्रश्न किया जाता है कि औसत दूरी क्या है। तो इसका मतलब है कि कई स्थानों पर ऑब्जर्वेशन करके फिर उसका औसत निकाल के, जो औसत निकाला गया वो औसत निकलता है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। तो ये औसत दूरी होती है सूर्य से पृथ्वी की। तो यहाँ पर आपके 3-4 चीजें क्लियर हो जाती हैं। इस पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि उपसौर की स्थिति कब बनती है, अपसौर की स्थिति कब बनती है, उपसौर की स्थिति में दूरी कितनी है, अपसौर की समय दूरी कितनी है। तो यहाँ पर आप देखिए आपका आंसर क्या होगा, 14 करोड़ 96 लाख, ये हुई औसत दूरी। और ये क्या हुआ 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, ये अपसौर या एफिलियन के समय की दूरी, और ये वाली दूरी है आपकी पेरिहेलियन या उपसौर के समय की दूरी। सी ऑप्शन। और डी वाले में जो लिखा है 3,84,000 किलोमीटर, ये है चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी। चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी। इसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है कि एक खगोलीय एकक, यानी इंग्लिश में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है। और ऑप्शन में लिखा है, ए ऑप्शन पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की, सूर्य व पृथ्वी के बीच की, सी ऑप्शन है चंद्रमा व सूर्य के बीच की, और डी ऑप्शन है सूर्य व ध्रुव तारे के बीच की। तो एक खगोलीय एकक या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये है सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को कहा गया है, माना गया है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये दूरी कितनी होगी, अभी पिछले प्रश्न में ही देखा था, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, यानी 14.96 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं।
तो इस ऑप्शन में इसमें क्या आपका सही होगा? ये है पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी, बी ऑप्शन है पृथ्वी सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी, ये बी ऑप्शन सही होगा। और इसका मान कितना होगा? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 14.96 करोड़ किलोमीटर। तो कभी प्रश्न में ये भी पूछ सकते हैं कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान कितना होता है, तो फिर ये आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद फिर अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है। ए ऑप्शन दिया है हीलियम, बी ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन दिया है यूरेनियम और डी ऑप्शन दिया है अल्फा। तो इसके पहले के प्रश्न में हमने आपको सूर्य के अंदर की नाभिकीय क्रिया बताई थी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु या 2 अणु मिलकर हीलियम का एक परमाणु बनाते हैं, प्लस ऊर्जा बाहर निकलती है। तो अब सोचने के लिए विद्यार्थी ये भी सोच सकते हैं कि सूर्य में तो हाइड्रोजन भी है और हीलियम भी है, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? तो ईंधन का मतलब है कि जो इसका मूल स्रोत है, जो उसकी क्रिया में भाग ले रहा है, तो हाइड्रोजन इसकी क्रिया में भाग ले रहा है और इसका परिणाम हीलियम है। इसलिए ईंधन के रूप में, नाभिकीय ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को माना जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर या 2 परमाणु मिलकर, 2 एटम मिलकर हीलियम का एक एटम बनाते हैं। तो क्रिया में ये भाग ले रहे हैं हाइड्रोजन के एटम, इसलिए नाभिकीय ईंधन क्या होगा? हाइड्रोजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों से अपने उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला कथन है सूर्य का अक्षीय झुकाव पृथ्वी के अक्षीय झुकाव से कम है, और दूसरा कथन है सूर्य का घूर्णनकाल यानी पीरियड ऑफ रोटेशन पृथ्वी के घूर्णनकाल से कम है। और फिर नीचे कूट दिए हैं, सिर्फ फर्स्ट सही है, बी ऑप्शन सिर्फ सेकंड सही है, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, डी ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। तो इस तरह के प्रश्नों का ट्रेंड चल रहा है। ये आईएएस की परीक्षाओं से शुरू हुआ था और धीरे धीरे करके हर परीक्षा में ये ट्रेंड आ रहा है। तो एक प्रश्न हमने इसी पर मिलाकर बना दिया, सूर्य के अक्षीय झुकाव पृथ्वी के अक्षीय झुकाव एक क्वेश्चन बना दिया कि ये प्रश्न अच्छा प्रश्न। तो इसमें जरा दोनों को देखते हैं। पहली लाइन, सूर्य का अक्षीय झुकाव पृथ्वी के अक्षीय झुकाव से कम है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि सूर्य का अक्षीय झुकाव कितना है। लगभग 7.25 डिग्री है, यानी लगभग 7 डिग्री हम कह सकते हैं, या ऐसे भी लिखना चाहें तो 7.25 डिग्री है सूर्य का अक्षीय झुकाव, जबकि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है। यानी सूर्य का अक्षीय झुकाव पृथ्वी के अक्षीय झुकाव से कम होगा। यानी पहली वाली लाइन, सूर्य का अक्षीय झुकाव पृथ्वी के अक्षीय झुकाव से कम है, ये तो सही हो गया। ये इस तरह की बात हुई कि जैसे ये ग्लोब है और पृथ्वी, जब अक्ष का बात आएगी तो हम आगे और बताएंगे। पृथ्वी सीधी ना होकर इसका अक्ष अपने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। सूर्य का झुकाव थोड़ा सा कम है, 7.25 डिग्री। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है कि सूर्य का अक्षीय झुकाव पृथ्वी के अक्षीय झुकाव से कम है, और दूसरा लिखा सूर्य का घूर्णनकाल पृथ्वी के घूर्णनकाल से कम है। तो जैसे पृथ्वी ठोस है तो इसका हर बिंदु, हर स्थान 24 घंटे में ही घूमकर फिर उसी स्थान पर आता है, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी ठोस होने के कारण इसके बॉन्ड एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो इन सब का घूमने का समय एक ही है,
24 घंटे में ये स्थान भी वहीं से घूमकर यहाँ तक आता है, 24 घंटे में विषुवत-रेखी क्षेत्र भी घूमकर फिर वहीं से आता है, वहीं पर आता है, और 45 डिग्री अक्षांश पर खड़ा व्यक्ति भी घूमकर वहीं पर आता है, 88 डिग्री अक्षांश पर खड़ा व्यक्ति भी 24 घंटे में घूम कर आता है। तो परिणाम क्या निकलता है कि विषुवत रेखा सबसे तेज गति से घूमती है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं पृथ्वी की गति धीमी होती जाती है। माने हर अक्षांश समान गति से नहीं चल रहा है, हर अक्षांश समान समय में तो चल रहा है, 24 घंटे में हर अक्षांश चल रहा है, लेकिन गति घटती जाती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर गति घटती जाती है। तो खैर वो चीजें तो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ जो काम की बात है उसको देखते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगा लेती है, और इसका हर अक्षांश 24 घंटे में घूमता है। लेकिन सूर्य के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। सूर्य गैस का गोला है, इसलिए उसके अलग अलग स्तर होते हैं। तो विषुवत रेखी क्षेत्र अलग समय में घूमता है, ध्रुवीय क्षेत्र अलग समय में घूमता है। तो उसका जो औसत घूर्णन काल निकाला गया है, सूर्य का औसत घूर्णन काल ये है 28 दिन का, और पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? 24 घंटे यानी एक दिन। अब इन दोनों की फिर तुलना करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि सूर्य का घूर्णन काल पृथ्वी से ज्यादा है। इसमें क्या लिखा? सूर्य का घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से कम है। तो ये लाइन गलत है, यानी स्टेटमेंट सेकंड गलत है, यानी सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। तो इसमें हम चेक करेंगे, ये ऑप्शन है सिर्फ फर्स्ट सही है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसके बाद अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है? यानी अपनी कक्षा पर सूर्य के चारों ओर गति करते हुए किसकी कक्षीय गति सबसे अधिक है, यानी स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन। तो ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है बुध, बी शुक्र, सी यूरेनस और डी नेपच्यून। तो बुध जो है ये सबसे तेज गति से अपनी कक्षा पर चलने वाला ग्रह है, और इसकी गति है 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से अपनी कक्षा पर चलता है, और ये 88 दिन में सबसे कम समय में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन बुध। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा उसमें तर्क का कोई गुंजाइश भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और उसमें लिखा है कि सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। ये प्रश्न पूछा गया है टीईटी 2009 में। फिर थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज करके 2010 में टीईटी 2010 में पूछा गया। तो सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, ए ऑप्शन शुक्र, बी ऑप्शन बुध, सी ऑप्शन बृहस्पति, सी ऑप्शन डी ऑप्शन मंगल। तो ये बहुत ही आसान है, तो इसको सभी विद्यार्थी मन जानते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? ये भी बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2018 में। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है मंगल, बी अरुण, सी शुक्र और डी वरुण। तो सौर मंडल में 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र। इनका कोई उपग्रह नहीं है। शेष सभी ग्रहों के उपग्रह हैं। तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं, शेष सभी ग्रहों के उपग्रह हैं। तो इसमें देख लें कौन सा, मंगल ये नहीं, अरुण ये नहीं, शुक्र आंसर सही हो जाएगा। बाकी सभी के ग्रह हैं, उपग्रह हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसके बाद देखते हैं
अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा है शुक्र को पृथ्वी का बहन ग्रह या सिस्टर प्लैनेट कहते हैं क्योंकि। ये ऑप्शन दिया है इसमें, शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। बी ऑप्शन, शुक्र पर पृथ्वी के समान समृद्ध जैवमंडल है। सी ऑप्शन, शुक्र का अक्षीय झुकाव तथा घूर्णन काल पृथ्वी के समान है। और डी ऑप्शन दिया है, शुक्र का द्रव्यमान तथा आकार पृथ्वी के समान है। तो ये पूछा है कि किस कारण से शुक्र को पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट कहते हैं। तो पहला ऑप्शन जो दिया, शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित है। तो ये बात तो अपने आप में सही कि शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है, लेकिन इस कारण से इसको सिस्टर प्लैनेट नहीं कहा जाता। तो ये आंसर पहला गलत। बी, शुक्र पर पृथ्वी के समान समृद्ध जैवमंडल है, ये तो लाइन ही गलत है। सी ऑप्शन, शुक्र का अक्षीय झुकाव तथा घूर्णन काल पृथ्वी के समान है। तो ये भी गलत निकलेगा क्योंकि शुक्र का अक्षीय झुकाव जो है वो 3 डिग्री है और इसका घूर्णन काल जो है वो 243 दिन है। तो पृथ्वी के समान बिल्कुल भी नहीं, अक्षीय झुकाव इतना कम है और घूर्णन काल इतना अधिक है। पृथ्वी एक दिन में एक चक्कर लगा लेती है अपना, मैंने एक घूर्णन कर लेती है, और शुक्र 243 दिन में धीरे 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 करके घूर्णन करता है। तो ये लाइन भी गलत है। चौथा है डी ऑप्शन, शुक्र का द्रव्यमान तथा आकार पृथ्वी के समान है, ये सही है। शुक्र का द्रव्यमान और पृथ्वी और उसका आकार पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको हम पृथ्वी का बहन ग्रह या सिस्टर प्लैनेट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। और कथन या एसर्शन दिया है, उसमें लिखा है शुक्र ग्रह पर सूर्य सापेक्षिक रूप से पश्चिम से पूर्व गति करता प्रतीत होता है। और कारण में लिखा है शुक्र पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। और नीचे कूट में दिया है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। बी में दिया है ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन में है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी ऑप्शन में ए गलत है परंतु आर सही है। इसके पिछले वाले लेक्चर में जिसमें हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति पे प्रश्न कराए थे, उसमें हमने कथन कारण के प्रश्न को करने का साइंस भी बताया था कैसे करना है, और उसमें काफ़ी डिटेल में हमने समझाया था कि किस तरह से हम कथन कारण के प्रश्नों को हल करते हैं। तो उसमें हमने डिटेल में बताया था और उसमें जाकर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो प्रश्न हमने हल कराने सिखाए थे। तो इसमें हमने वहाँ भी बताया था, एक बार हल्का सा बता देंगे कि अगर पहले कथन, ये जो कथन एसर्शन में दिया रहता है, अगर इसका कारण ये दूसरे लाइन में, रीजन वाली लाइन में लिखा गया वाक्य इसका कारण बनता है, यानी इसके इस वाक्य के निर्माण में इस वाक्य का योग है, तो व्याख्या होती है, नहीं तो नहीं होती। तो टेक्निकली करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में क्योंकि लगा देते हैं। दोनों के बीच में क्योंकि लगाते हैं, अगर वाक्य संतुष्ट होते हैं तो व्याख्या होती है और वाक्य संतुष्ट नहीं होते तो व्याख्या नहीं होती। तो सबसे पहले इस शुक्र पे समझने के पहले सबसे पहले हम पृथ्वी ग्रह के बारे में समझ लेंगे और उसके बाद हम शुक्र पर आएंगे। तो सबसे पहले हम पृथ्वी ग्रह के बारे में देख लें कि अगर मान लीजिए सामने सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर इस तरह से घूर्णन कर रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन कर रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा में ऐसे घूर्णन कर रही है। तो सूरज हमें पूरब से पश्चिम की ओर आता हुआ प्रतीत होता है। सूरज पृथ्वी के संदर्भ में गति नहीं करता। सूर्य जो है वो पृथ्वी के संदर्भ में स्थिर है, वो सिर्फ अपने गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर घूम रहा है, लेकिन पृथ्वी के संदर्भ में वो स्थिर है, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य तो स्थिर है, तो हमें सूर्य की जो भाषिक गति दिखाई देती है वो वास्तविक नहीं, वो भाषिक गति है। जो हमें सूरज
पूर्व से पश्चिम जाता दिखाई देता है, वो दरअसल सूर्य की सापेक्षिक या भाषिक गति है। उसका मूल कारण क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, इसलिए हमें सूर्य सापेक्षिक रूप से गति करता, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता महसूस होता है। तो इसको समझ लेंगे तो शुक्र का अपने आप समझ में आएगा कि पृथ्वी ऐसे पश्चिम से पूरब की दिशा में घूम रही है, इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर आता प्रतीत होता है। अब देखिए, सौर मंडल के दो ग्रह यूरेनस और वीनस, या वीनस और यूरेनस, यानी शुक्र और हिंदी में उसको यूरेनस को कहेंगे अर्घ, ये दोनों शेष ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमते हैं। सभी ग्रह पूरब से पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, और यूरेनस और वीनस यानी शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं, उल्टी डायरेक्शन। यानी शुक्र जो है वो ऐसे घूम रहा है, पूर्व से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा है। तो शुक्र ग्रह पर अगर हम जाकर देखेंगे तो वहां पर सूर्य हमको पश्चिम से पूर्व दिशा में जाता हुआ प्रतीत होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति कर रहा है, इसलिए तो वहां पर सूर्य की भाषिक गति हमें उल्टी प्रतीत होगी, पश्चिम से पूर्व। अब हम अपने कथन को देखते हैं, इसमें क्या है। कथन में लिखा हुआ, शुक्र ग्रह पर सूर्य की सापेक्षिक रूप से शुक्र ग्रह पर सूर्य सापेक्षिक रूप से पश्चिम से पूर्व जाता हुआ गति करता हुआ प्रतीत होता है। एकदम सही है। अगर पृथ्वी पे सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत हो रहा है, तो शुक्र पर उल्टा करेगा, पश्चिम से पूरब की ओर गति करता प्रतीत होगा। तो पहला वाला कथन जो है ये सही होगा कि शुक्र ग्रह पर सूर्य सापेक्षिक रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता प्रतीत होता है। एकदम सही है। और कारण देखते हैं, कारण में लिखा है शुक्र पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है, ये भी सही है। ये तो हम जानते हैं कि शुक्र जो है अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन कर रहा है, ये भी सही है। अब यहाँ पर बीच में लगाएंगे क्योंकि, ऐसे ही बिना क्योंकि लगाए धीरे धीरे जब अभ्यास होता जाता है कथन कारण के प्रश्न करने का, तो बिना क्योंकि लगाए ही आप ट्रेंड हो जाते हैं कि ये इसमें व्याख्या होगी कि नहीं होगी। अगर इस वाक्य के निर्माण में इस वाक्य स्टाइल हो गया तो व्याख्या 100% है। तो आप देख रहे हैं कि इसके सूरज की सापेक्षिक गति जो है पश्चिम से पूर्व दिखने का कारण ही है शुक्र का पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करना, यानी व्याख्या ऐसे ही दिख रही है। फिर भी आप इसमें चेक कर लें, शुक्र ग्रह पर सूर्य सापेक्षिक रूप से पश्चिम से पूर्व गति करता प्रतीत होता है, क्योंकि शुक्र पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। एकदम व्याख्या है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कथन कारण का प्रश्न है, और ये किसी एग्जाम में टीजीटी या पीजीटी किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यान में रखते हुए दिए गए कूटों से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। और उसके नीचे लिखा है कथन या ये लिखा है मीन्स एसर्शन, कथन या एसर्शन। इसमें लिखा है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। और कारण यानी रीजन ब्रैकेट में लिखा है आर, उसमें लिखा है शुक्र ग्रह पर सघन वायुमंडल पाया जाता है। फिर उसके बाद कूट में लिखा है ए ऑप्शन में कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी में लिखा है ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में लिखा है कि ए सही किंतु आर गलत है। और डी में लिखा है ए गलत किंतु आर सही है। तो पिछले श्रृंखला में भी हमने जो क्वेश्चन कराए थे, कथन कारण के प्रश्न कराए थे, उसमें हमने कथन कारण के प्रश्न में कथन कारण का प्रश्न कैसे हल करते हैं के पीछे के साइंस को समझाया था कि उसके दोनों कथनों की पहले हम सत्यता की जांच करते हैं, फिर ये देखते हैं कि व्याख्या होगी अथवा नहीं होगी। तो इस प्रश्न में हम देखते हैं कि पहले कथन की जांच कर लें। कथन में लिखा है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। ये फैक्ट है कि
सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 471 डिग्री सेल्सियस है, कि जो कि सौर मंडल में जो 8वां ग्रह है उसमें सबसे ज्यादा तापमान शुक्र का ही है। तो पहला कथन तो सही हो गया। कारण में लिखा है कि शुक्र ग्रह पर सघन वायुमंडल पाया जाता है, ये कथन भी सही है। शुक्र ग्रह पर सघन वायुमंडल पाया जाता है, यानी दोनों कथन सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। अब हमें ये जांच करना है कि इसकी व्याख्या होगी कि नहीं होगी। तो पिछले श्रृंखला में भी हमने बताया था कि कथन कारण के प्रश्नों को करने में जब व्याख्या को देखते हैं कि व्याख्या होगी कि नहीं होगी, तो हमने बताया था कि इसको मूल वाक्य माना जाता है, ये मूल वाक्य है और ये रीजन में लिखा है। अगर इस वाक्य के निर्माण में इस रीजन यानी कारण वाले वाक्य का योग है, उसका उसमें रोल है, तब तो व्याख्या होगी, अदरवाइज व्याख्या नहीं होगी। हमने उसमें ये भी बताया था कि ये पहला वाला वाक्य, इसको आप मूल वाक्य कह सकते हैं, इसको कारण कह सकते हैं, ये तो कारण है ही। और अदरवाइज दूसरे शब्दों में इसको क्या कहा जाता है, इसको परिणाम भी माना जाता है। ये परिणाम होता है और ये कारण होता है, इसका ये परिणाम होता है और इसका ये कारण होता है। अगर इसका ये कारण है तो व्याख्या होगी, अगर कारण नहीं है तो व्याख्या नहीं होगी। तो अब इस प्रश्न में हम इस चीज की जांच करते हैं कि इसमें व्याख्या होगी कि नहीं होगी। तो कायदे से सौरमंडल और क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान से मिलाकर पूछा गया प्रश्न है। तो क्लाइमेटोलॉजी का एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम, और फिर इसके बाद ये प्रश्न स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी, इसकी प्रश्न व्याख्या होगी कि नहीं होगी। तो देखते हैं इसमें कि जैसे मान लीजिए ये शुक्र ग्रह है, शुक्र, और ये शुक्र का वायुमंडल है, ऊपर ये सन। तो सूर्य से आने वाली तरंगें अच्छा, ये शुक्र का वायुमंडल है, तो शुक्र का वायुमंडल है तो इसमें वायुमंडल में वायुमंडल के घटक होंगे। वायुमंडल के घटक हम लोग जब क्लाइमेटोलॉजी में आएंगे तो उसमें एक चीज पढ़ी जाती है, क्लाइमेटोलॉजी का पहला ही टॉपिक होता है कि वायुमंडल का संगठन और संरचना। तो वायुमंडल के संगठन में हम देखते हैं कि जैसे पृथ्वी का वायुमंडल है, उसमें धूल कण है, जलवाष्प है, गैसेस है। तो ऐसे ही संगठक में यही चीजें होती हैं, धूल कण, जलवाष्प और गैस। तो शुक्र का जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल काफी सघन है, ठीक है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 96% है। तो सूरज से, अब इसमें देखते हैं, सूर्य से आने वाली जब किरणें आएंगी तो शुक्र के वायुमंडल में प्रवेश करेंगी। जो आने वाली तरंगे हैं, सूर्य से निकलने वाली तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होता है सूर्य से निकलने वाला, वो किस रूप में होता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में होता है या लघु तरंग के रूप में होता है। इसलिए इसको हम कहते हैं इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन। तो ये लघु तरंग के रूप में ये तरंगें आती हैं, फिर शुक्र के वायुमंडल में प्रवेश करेंगी। वायुमंडल में प्रवेश करेंगी तो वायुमंडल के जो घटक होते हैं, जलवाष्प, गैस या धूल कण, ये आने वाली लघु तरंग विकिरण को रोकते नहीं है। लघु तरंग विकिरण को दो कण अपने बीच में से होकर गुजर जाने देते हैं। तो सूर्य से आने वाला लघु तरंग विकिरण कहां तक आएगा, शुक्र के धरातल पर आकर टकराएगा, फिर इसकी ऊपरी परत को इसकी ये अंदर की ओर प्रवेश करेगा और शुक्र की ऊपरी परत जो धरातल है, इसकी ऊपरी परत को गर्म करना शुरू करेगा। जब ये ऊपरी परत पूरी तरह से गर्म हो जाएगी, सैचुरेटेड हो जाएगी, हीट से सैचुरेटेड हो जाएगी, ऊष्मा से संतृप्त हो जाएगी, तब ये क्या करेगी, ऊष्मा का उत्सर्जन करना शुरू करेगी। ऊष्मा का उत्सर्जन शुरू करेगी और ये उत्सर्जित होने वाली किरणें दीर्घ तरंग के रूप में उत्सर्जित होंगी, इसलिए इसको कहा जाता है लॉन्ग वेव रेडिएशन। और जब ये दीर्घ तरंग के रूप में ऊपर निकलना शुरू करेंगी, उत्सर्जित होना शुरू करेंगी, तो इन दीर्घ तरंगों के लिए यही वायुमंडल के घटक जो शॉर्ट वेव को आने दे रहे थे या लघु तरंग विकिरण को आने दे रहे थे, दीर्घ तरंग विकिरण को ऊपर की ओर उठने से रोकना शुरू कर देते हैं। तो क्या होगा,
शुक्र का ये नीचे का वायुमंडल धीरे धीरे गर्म होना शुरू होने लगेगा। क्यों गर्म होना शुरू होने लगेगा? क्योंकि यह वायुमंडल के घटक इस दीर्घ तरंग विकिरण को रोकना शुरू कर देंगे। यानी निष्कर्ष क्या निकला कि अगर किसी ग्रह का वायुमंडल विरल है, अगर मान लीजिए ये वायुमंडल विरल हो, तो दीर्घ तरंग विकिरण वापस निकल जाएगा बाहर अंतरिक्ष में, और अगर ये सघन होगा तो इसके घटक इस दीर्घ तरंग विकिरण को रोकेंगे और इसके वायुमंडल को गर्म करेंगे। फिर यहां पर जो हीट इकट्ठी होगी फिर काउंटर रेडिएशन के द्वारा फिर हीट वापस लौटेगी और ये पूरा का पूरा वायुमंडल गर्म होता रहेगा। यानी निष्कर्ष से निकलता है कि अगर किसी ग्रह का वायुमंडल विरल है तो वह ग्रह कम गर्म होगा, और अगर उस ग्रह का वायुमंडल ज्यादा सघन है तो वो ग्रह ज्यादा गर्म होगा। क्यों गर्म होगा? क्योंकि ये दीर्घ तरंग को रोकना शुरू कर देगा। और शुक्र के बारे में हम देख रहे हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है? 96%। और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड विशेष तौर पर दीर्घ तरंग विकिरण को ज्यादा रोकती है। अगर किसी ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जितना ज्यादा होगा वो दीर्घ तरंग विकिरण को उतना ही ज्यादा रोकेगी, यानी वह ग्रह उतना ही ज्यादा गर्म होगा। तो शुक्र के बारे में हम देख रहे हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अधिक है, इसलिए दीर्घ तरंग विकिरण को ज्यादा रोकेगा, इसलिए शुक्र ग्रह अधिक गर्म है। यानी शुक्र ग्रह के गर्म होने का मूल कारण, मुख्य कारण उसका सघन होना, और उससे भी बड़ा कारण उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर सांद्रण अधिक पाया जाना है। तो अब हम देखते हैं इसमें कि पहली लाइन देख चुके थे हम कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, और हमने देख लिया कि इसका टेम्परेचर कितना है? 471 डिग्री। ये सही है, यही कारण बना इसका। और कारण में क्या लिखा है कि शुक्र ग्रह पर सघन वायुमंडल पाया जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसके उच्च तापमान का कारण यही इसके वायुमंडल का सघन होना ही है। यानी ए और आर दोनों सही होंगे और व्याख्या होगी। आप बीच में क्योंकि लगा के भी चेक कर सकते हैं। फिर से पढ़ेंगे इसको। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है क्योंकि शुक्र ग्रह पर सघन वायुमंडल पाया जाता है। तो इसमें इस प्रश्न में इसकी व्याख्या हो रही है, इसलिए इसमें कौन सा आंसर सही होगा? ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या, ए वाला आंसर सही है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी कथन कारण का प्रश्न है, ये हमारा अपना बनाया हुआ प्रश्न है। इसमें लिखा है कि कथन में लिखा है कि शुक्र सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, और कारण में लिखा है यह सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। और ऑप्शन में फिर वही चीजें हैं कि ए तथा ए में है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी में है ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन में है कि ए सही किंतु आर गलत है। डी में है ए गलत किंतु आर सही। तो वैसे ही हम करेंगे कि पहले दोनों कथनों की सत्यता की जांच कर लेंगे, उसके बाद ये देखें कि व्याख्या है कि नहीं। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया है मूल कथन, इसमें क्या है कि शुक्र सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, और ये फैक्ट है, ये तथ्य है कि शुक्र जो है उस सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। तो कथन तो सही हो गया। अब कारण और देख लें। कारण में लिखा है यह सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, ये भी सही है, अभी पिछले प्रश्न में ही देखा था, और इस देखा था कि इसका टेम्परेचर 471 डिग्री है। तो ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ये भी सही है, माने कथन भी सही है, कारण भी सही है। अब या तो व्याख्या होगी या व्याख्या नहीं होगी। तो जैसा कि हम लगातार बताते आ रहे हैं कथन कारण के प्रश्न में कि अगर दोनों सही हो जाएं तो आंसर ए या बी में से जाएगा, या ए होगा उत्तर या तो बी होगा। अगर व्याख्या होगी तो उत्तर ए, व्याख्या नहीं होगी तो उत्तर बी। तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें व्याख्या होगी कि नहीं। तो इसकी व्याख्या कब होगी? जब शुक्र के चमकीलेपन का कारण इसका गर्म होना अगर है तब तो व्याख्या होगी, और अगर इसके चमकीलेपन का कारण शुक्र ग्रह का गर्म होना नहीं है तो फिर व्याख्या नहीं होगी। तो थोड़ा सा इसके पीछे के कॉन्सेप्ट समझ ले। किसी तारे के चमकने का कारण क्या है और किसी ग्रह के चमकने का कारण क्या है, ये देखेंगे कि क्या दोनों के चमकने का एक ही कारण है या दोनों के चमकने के अलग अलग कारण है।
तो पहले देखते हैं किसी तारे की चमक। अगर मान लीजिए हम सन को देखते हैं, सूर्य, ये मान लीजिए सन है, तो इसके अंदर ये क्यों चमकता है, और मान लीजिए ये शुक्र है, वीनस। तो हम जानते हैं कि सूर्य एक तारा है, और कोई भी तारा जो है उससे जो लाइट आती है या प्रकाश आता है वो उसकी डायरेक्ट लाइट होती है। और वो कहाँ से जनरेट होती है? जैसे सूर्य है, इसके कोर में क्या होता है, दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम प्लस एनर्जी बनाते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं और कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो सूर्य के नाभिक में ऐसे अरबों की संख्या में, अरबों क्या और पता नहीं कितने हाइड्रोजन एक साथ मिलकर हीलियम, लार्ज अमाउंट में हीलियम बनाते हैं और लार्ज अमाउंट में एनर्जी वहां से बाहर निकलती है। तो यही ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में, विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के रूप में यहाँ से बाहर निकलती है, जिसमें लाइट होती है, हीट होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, एक्सरे, गामा रे, सारी तरंगें होती हैं जिसको आगे चल के क्लाइमेटोलॉजी में इसी को पढ़ा जाता है। तो यहाँ से जो प्रकाश निकल रहा है, यहाँ से जो विद्युत चुंबकीय विकिरण निकल रहा है, उसमें प्रकाश भी है। यानी तारे अपने ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत खुद हैं। क्यों खुद हैं? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहा है, इसलिए अपने ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत एक खुद है। इसलिए यहाँ से डायरेक्ट लाइट आती है। तो इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला कि इस तारे के अंदर जितनी क्रिया अधिक होगी, नाभिकीय संलयन की क्रिया जितनी ज्यादा होगी, उतना ही प्रकाश और ऊष्मा अधिक निकलेगा। यानी ज्यादा क्रिया होगी तो ये तारा ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा गर्म होगा इसलिए ज्यादा चमकीला होगा। यानी कोई तारा अगर अधिक गर्म है तो वो अधिक चमकीला होगा। अब ग्रह के बारे में देखते हैं। शुक्र है, तो शुक्र के अंदर तो ये क्रिया चल नहीं रही। शुक्र हमें क्यों चमकीला दिखाई देगा पृथ्वी से, या कोई भी ग्रह हमें पृथ्वी से देखने पर क्यों चमकीला दिखाई पड़ता है? क्योंकि इस सूर्य की प्रकाश इस पर पड़ता है और इससे फिर परावर्तित प्रकाश चारों तरफ फैलता है, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट। अब शुक्र से परावर्तित प्रकाश जब चारों तरफ फैलेगा, तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर पृथ्वी पर खड़ा है, किसी ग्रह पर खड़ा है, तो वहां से ऑब्जर्व करेगा तो ये शुक्र या कोई भी ग्रह चमकता हुआ दिखाई देगा। यानी इस ग्रह से परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, इस शुक्र ग्रह या किसी भी ग्रह के धरातल से रिफ्लेक्शन या परावर्तन जितना अधिक होगा, उतना ये ग्रह चमकीला दिखाई देगा। यानी इस शुक्र ग्रह या किसी भी ग्रह के चमकीलेपन में, चमकने में इसके गर्म या ठंडे होने का रोल नहीं है। रोल किस बात का है कि इसके धरातल से, इसके वायुमंडल से प्रकाश कितना परावर्तित हो रहा है। यानी इसके धरातल और वायुमंडल की परावर्तिता यानी रिफ्लेक्टिविटी से उसका संबंध है, उसके गर्म होने से संबंध नहीं है। और रिफ्लेक्टिविटी को भूगोल की भाषा में, जलवायु विज्ञान की भाषा में एल्बेडो कहते हैं, जो कि क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन है, जलवायु विज्ञान का सेक्शन है। तो इस प्रश्न को एक बार तो फिर हम उठाएंगे जलवायु विज्ञान में, वहाँ एल्बेडो के कुछ कॉन्सेप्ट बताकर फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी उस चीज का संदर्भ देना ठीक नहीं होगा। तो इतना जरूर आप समझ लेंगे कि इस शुक्र ग्रह के चमकीलेपन या चमकने का कारण इसका गर्म होना बिल्कुल भी नहीं है। कारण क्या है? इसकी धरातल की परावर्तिता यानी रिफ्लेक्टिविटी है इसका कारण। अब इसको जरा देखते हैं कि शुक्र सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, ये सही है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, ये भी सही है। लेकिन अब आप क्योंकि लगाकर देखिए कि क्या इसके चमकीलेपन का कारण इसका गर्म होना है? बिल्कुल नहीं है। इसके चमकीले होने का कारण इसका गर्म होना जरा भी नहीं है, बिल्कुल भी उसका कारण नहीं है। तो इसमें व्याख्या नहीं होगी। यानी आपका आंसर क्या सही होगा? ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी बी आंसर सही होगा। इस प्रश्न को एक बार हम क्लाइमेटोलॉजी में फिर उठाएंगे, क्योंकि वहां पर हम एल्बेडो के कॉन्सेप्ट समझाएंगे कुछ, और उसके बाद इस प्रश्न की सही रियल व्याख्या क्या होगी, इस पे प्रश्न बदलेगा। कथन और कारण में इस चीजों को हम चेंज करके किस चीज को लाने पर व्याख्या होगी, वो दूसरा प्रश्न हम लेके आएंगे आपको क्लाइमेटोलॉजी के चैप्टर। तो यहाँ पर इतना देखना है, इस प्रश्न में क्या देखा आपने कि बी आंसर सही होगा, व्याख्या नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज की प्रश्न श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन होगा।
और इस प्रश्न में है कि भोर का तारा एवं सायं का तारा कहते हैं, यानी मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन है, ए ऑप्शन है मंगल, बी बृहस्पति, सी यूरेनस और डी शुक्र। तो इसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार यानी भोर का तारा, सायं का तारा किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। तो आंसर क्या सही होगा आपका, डी ऑप्शन यानी शुक्र। तो आज सौर मंडल का भाग 1 यहाँ खत्म होता है। सौर मंडल के भाग 2 यानी पार्ट 2 पर हम फिर 15 प्रश्न लेकर अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय पर हमारे वीडियोस पहुंचते रहें। और यदि आपको हमारे ये क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, प्रश्न अच्छे लगते हैं, तो आप इनको अधिक से अधिक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये प्रश्न पहुँचें, जिससे हमें ये प्रेरणा मिलती रहे, हमारी इच्छा और बलवती होती रहे कि हम और नए नए प्रश्नों को बनाते रहें और कठिन से कठिन प्रश्नों को बनाएं, जो कि परीक्षाओं के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। तो और इसके अतिरिक्त आपको हमारे बैचेस के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए नंबर पे फ़ोन करके पता कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन बैचेस चलते रहते हैं और शीघ्र ही हम ऑनलाइन पेड बैच भी शुरू करेंगे। तो उसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं। थैंक यू।